नमस्कार, अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय दीक्षित। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं जिसके जाने से पूरी दुनिया को क्षति पहुंची। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ओशो की। आज ही के दिन पूरे 31 साल पहले उनकी मृत्यु हुई। कौन थे ओशो, जानने के लिए आप बने रहिए इस चैनल पर। रहस्यमयी रजनीश के बारे में कहा जाता है इन्होंने अपने जीवन काल में 6.5 लाख पुस्तकों का अध्ययन किया। ऐसे थे रजनीश। ओशो का जीवन जितना रहस्यमयी था उतनी ही उनकी मौत भी। उनकी मृत्यु को आज पूरे 31 साल हो चुके हैं। साल 1990 में आज ही के दिन वे दुनिया छोड़कर चले गए। इस मौके पर हमने उनकी विरासत, उनके जीवन के छुए अनछुए पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश की है। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में उनका जन्म हुआ था। जन्म के वक्त उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। बचपन से ही उन्हें दर्शन में रुचि पैदा हो गई थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर में पूरी की और बाद में वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम करने लगे। उन्होंने अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना शुरू किया। प्रवचन के साथ ध्यान शिविर भी आयोजित करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में उन्होंने आचार्य रजनीश के तौर पर जाना जाता था। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। साल 1981 से 1985 के बीच वो अमेरिका चले गए। अमेरिकी प्रांत ओरेगोन में उन्होंने आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम लगभग 65,000 एकड़ में फैला था। ओशो का अमेरिका प्रवास बेहद विवादास्पद रहा। महंगी घड़ियां, रोल्स रॉयस कारें, डिजाइनर कपड़ों की वजह से वे हमेशा चर्चा में रहे। ओरेगोन में ओशो के शिष्यों ने आश्रम को रजनीशपुरम नाम से एक शहर के तौर पर रजिस्टर्ड कराना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद 1985 में वे भारत वापस लौट आए। भारत लौटने के बाद वे पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में स्थित अपने आश्रम में लौट आए। उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1990 में इसी जगह पर हुई। उनकी मौत के बाद पुणे आश्रम का नियंत्रण ओशो के करीबी शिष्यों ने अपने हाथ में ले लिया। आश्रम की संपत्ति करोड़ों रुपए की मानी जाती है और इस बात को लेकर उनके शिष्यों के बीच में विवाद भी है। ओशो को शिष्यों का मानना था कि उनका साहित्य सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए और वो भी निःशुल्क। इसके लिए कुछ शिष्यों ने उनकी वसीयत को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया है। ओशो का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर गोकुल गोकार्णी लंबे समय तक उनकी मौत के कारणों पर खामोश रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर उनसे गलत जानकारी देकर दस्तखत लिए गए। अब गोकुल गोकार्णी ने योगेश ठक्कर के केस में अपनी तरफ से शपथ पत्र दाखिल किया है। उनका कहना है कि ओशो की मौत के सालों बाद भी ऐसे कई सवाल हैं जो उन्हें नहीं मिले और मौत के कारणों को लेकर रहस्य बरकरार है। आखिर मौत के दिन हुआ क्या? ओशो की मौत पर हु किल्ड ओशो टाइटल से किताब लिखने वाले अभय वैद्य का कहना है 19 जनवरी 1990 को ओशो आश्रम से डॉक्टर गोकुल गोकार्णी को फोन आया। उनको कहा गया कि आपका लेटर हेड और इमरजेंसी किट लेकर आए। डॉक्टर गोकुल गोकार्णी ने अपने हलफनामे में लिखा है, वहां मैं करीब 2 बजे पहुंचा। उनके शिष्यों ने बताया कि ओशो देह त्याग कर रहे हैं, आप उन्हें बचा लीजिए। लेकिन मुझे उनके पास जाने नहीं दिया, मैं उन तक पहुंच ही नहीं पाया।
कई घंटों तक आश्रम में टहलते रहने के बाद मुझे उनकी मौत की जानकारी दी गई और कहा गया कि डेथ सर्टिफिकेट पर दस्तखत करके आप एक डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिए। डॉक्टर गोकुल ओशो की मौत की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। डॉक्टर ने अपने हलफनामे में यह भी दावा किया है कि ओशो के शिष्यों ने उन्हें मौत की वजह दिल का दौरा ऐसा लिखने के लिए दबाव डाला। ओशो के आश्रम में किसी सन्यासी की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाने का रिवाज था, लेकिन जब खुद ओशो की मौत हुई तो इसकी घोषणा के 1 घंटे के भीतर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके निर्माण का उत्सव भी संक्षिप्त रखा गया। ओशो की मां भी उनके आश्रम में रहती थी। ओशो की सचिव रही नीलम ने बाद में एक इंटरव्यू में उनकी मौत से जुड़े रहस्यों पर कहा था कि ओशो के निधन की सूचना उनकी मां को भी देर से दी गई। नीलम ने अपने इस इंटरव्यू में यह दावा किया था कि ओशो की मां लंबे समय तक ये कहती रही कि बेटा, उन्होंने तुम्हें मार डाला है। आखिर ओशो की वसीयत थी क्या? योगेश ठक्कर का दावा है कि उनके आश्रम की संपत्ति हजारों करोड़ रुपए की है और किताबों और अन्य चीजों से करीब 100 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिलती है। ओशो की विरासत पर ओशो इंटरनेशनल का नियंत्रण है। ओशो इंटरनेशनल की दलील है कि उन्हें ओशो की विरासत वसीयत से मिली है। योगेश ठक्कर का दावा है कि ओशो इंटरनेशनल जिस वसीयत का हवाला दे रहा है वह फर्जी है। हालांकि ओशो इंटरनेशनल पर लगे आरोपों का खंडन उनकी शिष्या अमृत साधना करती हैं। वे इन आरोपों को झूठा करार देती हैं। ओशो इंटरनेशनल ने यूरोप में ओशो नाम का ट्रेडमार्क ले रखा है। इस ट्रेडमार्क को एक दूसरी संस्था ओशो लोटस कम्यून ने चुनौती दी थी। बीते साल 11 अक्टूबर को जनरल कोर्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन ने ओशो इंटरनेशनल के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। ओशो इंटरनेशनल का कॉपीराइट और ट्रेडमार्क पर उठने वाले विवादों को लेकर कहना है कि वे ओशो के विचारों को शुद्ध रूप में उनके चाहने वालों तक पहुंचाते हैं, इसलिए यह अधिकार वे अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन ओशो ने खुद ही कभी कहा था कि कॉपीराइट वस्तुओं और चीजों का तो हो सकता है लेकिन विचारों का नहीं। जी हां, फिर से सुन ले इस बात को। ओशो ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि कॉपीराइट वस्तुओं और चीजों का हो सकता है लेकिन विचारों का नहीं। पुणे स्थित उनकी समाधि पर लिखी इस बात से ओशो की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। न कभी जन्मे न कभी मरे, वे धरती पर 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच आए थे। मित्रों, अनंत यात्रा में आज इतना ही। हम फिर किसी दिन किसी एक बड़ी शख्सियत के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.